नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। टीवी9 भारतवर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा शो वॉर पर आधारित है। जी हां, पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद इजराइल और ईरान का तनाव इस वक्त चरम पर है। दोनों तरफ से महाविनाश की धमकी दी जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि उनके घर पर हमला करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ईरान लगातार ये धमकी दे रहा है कि अगर इसे छेड़ा गया तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं। उसने टारगेट लॉक कर दिया है। तो सवाल ये कि क्या ईरान के टारगेट पर अब नेतन्याहू आ चुके हैं? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ईरान की चेतावनी से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो आइए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री की अमेरिका और इजराइल को बड़ी धमकी। इजराइल ने अपने सभी लक्ष्यों की पहचान कर ली है। ईरान का कहना है, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो उन टारगेट्स पर बमबारी करेंगे। हम युद्ध में अमेरिका को घसीटना नहीं चाहते, ये ईरान ने 2-2 कह दिया है। एक और बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की इजराइल को धमकी सामने आई है। सिनवार की मौत के बाद भी जंग जारी रहेगी। खमेनेई की तरफ से कहा गया सिनवार की शहादत बेकार नहीं जाएगी, ये भी कहा गया खमेनेई की तरफ से। एक और बड़ी खबर, इजराइल के टारगेट पर ईरानी परमाणु ठिकाने भी आ चुके हैं। मेज पर परमाणु ठिकानों पर हमले का विकल्प है। इजरायली मंत्री एली कोहेन की ईरान को चेतावनी, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट की तरफ से ये दावा हुआ है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं और ज्यादा चर्चा के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले ब्रजेश कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूं। जिस तरह की धमकियां सामने आ रही हैं, अब तो ये हेड ऑन वॉर स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ईरान ये ठान कर बैठा है कि उसका एकमात्र टारगेट नेतन्याहू है। लेकिन इजराइल की तरफ से ये पलटवार है, जिसकी धमकी ये साफ है कि परमाणु हमले भी किए जा सकते हैं। इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा। आप कैसे देखते हैं? निधि, ये जो दौर है लड़ाई का, यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो 1948 से अभी तक ये चौथी या चौथी दफ़ा बड़े पैमाने पे लड़ाई छिड़ गई है। पहले जितनी लड़ाइयाँ हुई थी वो 6 दिन, 10 दिन, 12 दिनों में निपट गई थी। और इजरायली अकेले सीरियंस के साथ में, लेबनीज़ के साथ में, जॉर्डन के साथ में और सबसे ज़्यादा पावरफुल इजिप्ट के साथ में लड़ाई करके उनको ख़त्म कर चुका था, उनको जीत हासिल कर चुकी थी। ठीक है सर। मगर ये देखते हैं पिछले करीब 74 के बाद में, यौम किपर वॉर के बाद में, लड़ाई की जो दिशा भी है वो थोड़ी बदल गई है। और इसका मास्टरमाइंड जो हम इजराइल देखता है वो है ईरान। और ईरान जिसकी बाउंड्री नहीं है इजराइल के साथ में, मगर खार खाए बैठे हैं, क्योंकि इजराइली ने इनको न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कई तरह से फिजिकली, साइंटिफिकली और कई तरह को रोक लगाई। तो ईरान की लड़ाई जिसके अंदर जो चल रही है इजराइल के साथ में, वो प्रॉक्सीज के द्वारा है। और बड़ी विडंबना है ये सब। ईरान तो खुद एक शियाई देश है, लेकिन इसके प्रॉक्सीज देखिए, हिजबुल्लाह जरूर शिया है, हूती भी शिया है, मगर हमास सुन्नी है। तो ये जो देख रहे हैं, जो समीकरण होता है या एक तरीके। लेकिन अब तो सर ये जो युद्ध है वो खुलकर सामने आया। याह्या सिनवार की मौत के बाद ऐसा लग रहा है ईरान ने इसे पर्सनली अपना डैमेज समझा है और इसीलिए वो और ज्यादा इजराइल पर युद्ध करने की आशंका के तहत है और आगे बढ़ेगा। एक और बड़ी खबरें आऊंगी सर आपके पास, श्रीवास्तव सर आपके पास। हिजबुल्लाह में इजराइल का इस वक्त खौफ है। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासेम ईरान भागे हैं। मारे जाने के डर से नईम कासेम फरार हैं। 5 अक्टूबर को कासेम लेबनान से निकले और फिर जो जानकारी है कि इजराइल की रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि मारे जाने के डर से नईम कासेम फरार बताए जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को कासेम लेबनान से निकले थे और उसके बाद कोई पता नहीं। और एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू के घर पर हमले के पीछे हिजबुल्लाह है। यूएन में ईरानी मिशन ने दावा किया है। इजराइल ने ईरानी दावे को खारिज कर दिया है। हमले के लिए ईरान जिम्मेदार है, इजराइल के विदेश मंत्री कह रहे हैं।
एक और बड़ी खबर, ईरान से इजराइल के बदले पर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के 2 खुफिया दस्तावेज लीक हो गए हैं। अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों में हमले की जानकारी है। अमेरिकी दस्तावेजों में हमले की तारीख है। 1 अक्टूबर के हमले का जवाब देने की तैयारी की जा रही थी, ये खुफिया जानकारी मिली है। और रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव सर, आप कैसे देखते हैं इन धमकियों को? क्योंकि अगर देखें, एक तरफ तो ईरान ये कह रहा है कि हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं, दूसरी तरफ इजराइल इस बात के लिए पूरी तरह ठान के बैठा है कि ये काम प्रॉक्सीज का नहीं है। हिजबुल्लाह को दरअसल आदेश ईरान ही दे रहा है और पर्दे के पीछे जो ईरान खेल रहा है वो इजराइल को पूरा खेल पता है। बिल्कुल सही है निधि कि ये असेसमेंट कि ईरान इनके पीछे है, ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हूती हो। जैसा कि जनरल साहब ने बोला, ईरान का बॉर्डर नहीं लगता है इजराइल से। अब उनको वहाँ तक की ग्राउंड रीच चाहिए, उसके लिए उन्होंने इस तरह के लोग खड़े किए। इसका एक एडवांटेज और भी होता है। उसका एडवांटेज ये होता है, अगर कोई हायरार्किक मिलिट्री है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रक्चर। इस तरह की नॉन हायरार्किक मिलिट्री, जहाँ पर लोगों के पास असला है, सामान है, और उसमें यंग लोग आते हैं, जुड़ते आते हैं, और आपको लीडरशिप ख़त्म करने के बाद भी वॉर जीतने का कोई पोटेंशियल नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर जो उनके उस पर हमला हुआ है, नेतन्याहू के घर पे हमला हुआ है, वो ये मैसेज देने के लिए हुआ है कि आप अगर हमारी लीडरशिप को ख़त्म करेंगे तो हम इजराइल की भी लीडरशिप को ख़त्म करने का दमखम रखते हैं। ये वो मैसेजिंग के तौर पे है। लेकिन ईरान ने इसके लिए हामी नहीं भरी है कि हमने कराया है। लेकिन ड्रोन जो आया था वो तो लेबनान से ही आया था, वो हिजबुल्लाह का ही था। सबको पता है ये किसने अटैक किया है, और वो अटैक हुआ है, लेकिन उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है। आज की वॉर बिना इंटेलिजेंस के को कपल किए हुए लड़ी नहीं जा सकती। सबसे 2 चीज़ों की खास ज़रूरत है किसी लड़ाई में आपको अपने टारगेट को डेसिमेट करने के लिए। एक है एक्शनेबल इंटेलिजेंस जो प्रिसाइज होनी चाहिए, और दूसरा है प्रिसाइज वेपन। जब तक इन दोनों की मैरिज नहीं होगी, आप एक्चुअली उतना कोई मिलिट्री डैमेज कर नहीं सकते हैं। तो अभी इससे पता चलता है कि इनके पास इंटेलिजेंस की कमी है, वो नहीं है। जब तक वो रहेगी तब तक ईरान इजराइल के ऊपर कोई इफेक्टिव, मिलिटरली इफेक्टिव हमला नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बड़ी बात सर आपने कही कि अब तो सबूत की तलाश ये होगी कि ईरान ने ही ये सब कुछ किया है, और इजराइल इस बात के लिए सोचेगा कि आगे उसके पास सबूत क्या है ईरान के खिलाफ। हालांकि ईरान लगातार इस युद्ध को एस्केलेट कर रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर लेबनान से 70 मिसाइलों से हमला हुआ है। इजराइल के पश्चिमी गैलीली रीजन में अटैक हुआ है। आयरन डोम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। इन मिसाइलों को, इन रॉकेट्स को जो आप देख रहे हैं, पश्चिमी गैलीली रीजन में अटैक किया गया है। इजराइल के इस रीजन में अटैक हुआ है, लेकिन आसमान में जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर बता रही है कि कितना भीषण अटैक था। कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ को नहीं कर पाया। 70 मिसाइलों से अटैक हुआ। और इजराइल के हाइवा पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक कर दिया है। M80 रॉकेट ने ताबड़तोड़ हमला किया है। पिछले 24 घंटे में कई बार हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो तक जारी कर दिया। और एक और बड़ी खबर, नेतन्याहू के घर पर हमले का बदला, और बेरूत में इजरायली सेना की जबरदस्त बमबारी हुई है। बमबारी से दहला दक्षिणी बेरूत का इलाका IDF के हमले में, कि इसके बाद भीषण आग लगते हुए भी इस इलाके में दिखाई दे रही है। और मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से अटैक कर रहा है इस वक्त इजराइल, जब नेतन्याहू के घर पर अटैक हुआ तो ये बात ईरान कह रहा है कि ये हिजबुल्लाह का काम है, लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि ये ईरान का काम है, क्योंकि वो प्रॉक्सीज के जरिए अब तक लड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है जो अब इजराइल करेगा वो और ज्यादा बड़ा होगा रिवेंज के तौर पर? देखिए, इजराइल का जो ऑपरेशन है बड़े फोकस्ड है। इस तरह के जो हमले हुए हैं वो ज़्यादातर एक सॉर्ट ऑफ वॉर एनवायरनमेंट में एक यूफोरिया पैदा करते हैं कि देखिए ईरान के लोग या उनके प्रॉक्सी कहेंगे कि हमने नेतन्याहू साहब के घर के ऊपर एक वायु से हमला किया, अस्त्र से हमला किया। बट अगर इजराइल की तरफ से देखें तो बहुत फोकस्ड है। पहले उन्होंने हमास को टैकल किया, बाद में हिजबुल्लाह को टैकल किया, और टैकल करने का उनका मतलब क्या होता है? उनके कमांड कंट्रोल सेटअप को नष्ट करना, उनकी कम्युनिकेशन नेटवर्क को नष्ट करना, और सबसे ज़्यादा है उनके कमांडर्स को मार गिराना और हटा देना। तो वही हम देख रहे हैं कि वो उसी में उनकी मंशा बहुत क्लियर है
दो टूक अगर मैं कहता हूं आज के डेट में, जी अमेरिकन इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, तो उनका ये मानना है इलेक्शन के बाद में शायद कोई युद्ध विराम की स्थिति आए, तो वो बहुत एक्टिव हैं दोनों फ्रंट पे और चाहते हैं कि जितने से जितने उनको टैक्टिकल और ऑपरेशनल एडवांटेज मिल सके वो ले लेंगे। वो इस प्रकार हिजबुल्लाह के तरफ वो चाहते हैं कि एक डीमिलिटराइज जोन UN 7017 के तहत हो जाए, जिसमें एक नदी है उसके नॉर्थ किनारे के बाद के ऊपर हिजबुल्लाह को खदेड़ दें। और जहाँ तक हमास के साथ में सवाल है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक डीमिलिटराइज जोन बना लें ताकि हमें थोड़ी सेफ्टी मिले। हमास को तो काफी कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन याह्या सिनवार की मौत के बाद और ज्यादा ऐसा लग रहा है कि ये वॉर जोन और ज्यादा भड़केगा। मैं आऊंगी सर आपके पास, एक बड़ी खबर है श्रीवास्तव सर, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। बड़ी खबर ये कि हिजबुल्लाह पर IDF का एक और बड़ा हमला हुआ है। IDF के हमले में हिजबुल्लाह की सुरंग तबाह हो गई है। दक्षिणी लेबनान में सुरंग पर IDF का हमला हुआ है। IDF ने माइंस बिछाकर पूरी सुरंग को ध्वस्त कर दिया है। תחנות מידן כמובן, מוכנות לפיצוץ. 4, 2, 1, פיצוץ! पूरी सुरंग को कैसे तबाह किया गया ये आपने देखा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच IDF की हजाकन ब्रिगेड और यालस यूनिट ने हिजबुल्लाह की सुरंग पर हमला किया है। 100 टन से ज्यादा विस्फोटकों से सुरंग पर हमला हुआ। हमले में सेंट्रल अंडरग्राउंड रूट तबाह हो गया। IDF ने जारी किया है हमले का वीडियो। और हमारे साथ रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। श्रीवास्तव सर, एक तो पहले ये सवाल मेरे मन में लगातार था कि आयरन डोम कैसे अक्षम हो जाता है मिसाइलों को रोकने में, कैसे वो डिफेंस कर नहीं पाता और नाकाम हो जाता है। दूसरा, अगर सुरंगों को टारगेट कर रहा है इजराइल, तो इससे कामयाबी मिलेगी कि हिजबुल्लाह के ठिकाने पूरी तरह खत्म हो जाए? देखिए दीदी, मैं आपसे पहले आयरन डोम और जो इनका डेविड स्लिंग है और एरो सिस्टम है, इसके बारे में एक बात आपके दर्शकों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ये सिस्टम तभी अपने मिसाइल्स को यूज़ करते हैं जब वो किसी पोटेंशियल टारगेट पे या किसी ऐसे एरिया में गिरते हैं जो चोज़न है, जहाँ पर नुकसान होगा। अगर वो ऐसी जगह गिरते हैं जब खाली जगह है, वो उसको जानबूझ के इंगेज नहीं करते, नहीं तो एम्यूनिशन का लॉस होगा। ये पर्पसफुल एक्शन है। ये बार बार आता है मीडिया में कि उन्होंने कुछ मिसाइल्स को इंगेज किया, कुछ सक्षम रहे आने में, लेकिन आप देखिए उनसे नुकसान नहीं होता है। क्योंकि अगर आपका एम्यूनिशन लिमिटेड है, आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी लिमिटेड है, आप उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात रही। दूसरी बात यह है कि सुरंगों का नेटवर्क जो है वही हिजबुल्लाह और हमास को ताकत देता है। जब तक वो नेटवर्क बचा रहेगा तब तक उनको डेसिमेट करना या उनको एक तरीके से हराना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ज़रूरी है कि सुरंगों के नेटवर्क को पता किया जाए, उसको नष्ट किया जाए, और ख़ास तौर से वो सुरंगें जो उनके बॉर्डर से लगती हुई हैं। तो वो काम चल रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमास के ऑपरेशन में भी जो ग्राउंड ऑपरेशन हुआ था, उसमें सुरंगों में घुस के उनको नष्ट किया गया, उनको पकड़ा गया। ये एक ऐसी कयावत है जो करनी पड़ेगी। जो पिछले 20 साल में नेटवर्क बने हैं उनको डिमोलिश करना पड़ेगा। और जहाँ तक सवाल है साउथ लेबनान का, उसकी टेरेन भी कोई हॉस्पिटेबल नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर जो इंट्रेंच्ड वॉरियर्स होंगे उनको निकालने के लिए प्रोग्रेस स्लो होगी लेकिन डेफिनेट होगी। ये ज़रूरी है। तो ये बात की ये जो आपका आयरन डोम है या डेविड स्लिंग है या एरो सिस्टम में इंगेज नहीं कर पा रहा है, ये अपने थोड़ी सी इसको समझना पड़ेगा। वो इंगेज नहीं कर रहे हैं, उससे क्या डैमेज, जो रॉकेट्स गिर रहे हैं या मिसाइल्स गिर रहे हैं उससे कोई डैमेज नहीं हो रहा है, इसलिए उनको जानबूझ के छोड़ दिया जा रहा है। बड़ी बात आपने कही। और ये जो सुरंगें हैं वो गुच्छों की तरह बनी हुई है, बंकर जो हैं वो गुच्छों की तरह बने हुए हैं। इन्हें खत्म करना, इन्हें नेस्त नाबूद करना बहुत बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए। एक और बड़ी खबर, टीवी पर पहली बार याह्या सिनवार के बंकर का वीडियो सामने आया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले से पहले याह्या सिनवार का वीडियो आया सामने। पिछले साल 6 अक्टूबर को परिवार के साथ बंकर में शिफ्ट हो गया था याह्या सिनवार। बीवी 2 बच्चों के साथ बंकर में शिफ्ट हुआ था। 7 अक्टूबर 2023 हमले से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें पूरा सपरिवार आप देख रहे हैं याह्या सिनवार का, वो पूरी तरह शिफ्ट हो गया और उसके बाद अटैक किया गया इजराइल पर। 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें
याया सिनवार की बीवी दिखाई दे रही है और साथ में उन्हीं के परिवार के कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये सुरंग है जहां पर पूरा परिवार शिफ्ट हो गया था और उसके बाद अटैक किया। और सिनवार के टनल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मारे जाने से पहले इसी टनल में सिनवार का ठिकाना था। टनल में सिनवार के लिए सारी सुविधाएं रखी गई थी, सब कुछ था याया सिनवार के लिए, उसके परिवार के लिए। मारे जाने से पहले इसी टनल में रह रहा था याया सिनवार। ये देखिए, ये टनल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये अंडरग्राउंड टनल है और पूरा साजो सामान यहाँ पर मौजूद था, सब कुछ मौजूद था, ऐशो आराम मौजूद था। यहाँ पर आप देख रहे हैं पंखा, कुर्सी, ऑक्सीजन सिलेंडर, सब कुछ अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ यहाँ पर मौजूद था। सिनवार के लिए अंडरग्राउंड टनल बना रखी थी जिसमें पूरा परिवार यहीं रह रहा था। ये टनल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर याया सिनवार रह रहा था और उसके जो लड़ाके हैं वो रह रहे थे। उसी के लड़के रह रहे थे यहाँ पर, जिसमें टीवी, टेबल, सोफा, सब कुछ नजर आ रहा है। एक पूरा घर नजर आ रहा है, यानी सुरंगों के नीचे इस तरह से घर बनाकर रखा हुआ था। ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास चीफ सिनवार के मारे जाने के बाद एक और खुलासा हुआ है। इजरायली सेना का ये दावा है फरवरी में ही सिनवार के ठिकाने का पता चल गया था। कई बार पकड़े जाने से बाल बाल बचा था सिनवार, यानी ये जानकारी थी, खुफिया इनपुट्स थे फरवरी में, लेकिन कई बार पकड़े जाने से बच गया याया सिनवार। अब उसका खात्मा हुआ है, आईडीएफ ने अब उसका खात्मा किया है। और ब्रिजेश जी, जो याया सिनवार मारा गया, इसके जो इनपुट्स अब तक सामने आए, जैसे ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला इनपुट है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले वो पूरी तरह शिफ्ट हो गया था। जैसे कि श्रीवास्तव सर भी कह रहे थे कि ये सुरंगों को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती है। इन्हीं सुरंगों में कितने लड़ाके होंगे हिजबुल्लाह के, हमास के, ये पता लगाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। जी हाँ निधि, हम बात करें सुरंगों की तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल तो गाज़ा में ही हुआ है और जो नेटवर्क बना है बहुत ही बढ़िया है। हम जब याहिया सिनवार के बारे में बात कर रहे हैं तो एक दो चीज़ें उनके बारे में बहुत ही अजीब सी या बहुत ही गंभीर रूप से नज़र आती है। वो ये कि वो एक पहले नेता हैं हमास के जो अपनी जगह में रह रहे हैं, जहाँ पे वो थे, लड़ाई कर रहे थे और वहीं प्रेजेंट रहे हैं। बाकी नेता तो अपने कतर में रहते थे या ईरान में रहते थे। और दूसरी बात, ये एक बहुत ही पढ़े लिखे और फोकस्ड इंटेलेक्चुअल आदमी थे और इन्होंने करीब 20 साल के आसपास काटा है इजराइल के प्रिजन के अंदर। और जब इजराइल ने इनको प्रिजन को बदला है, प्रिजनर्स को एक्सचेंज किया है, तो अब दर्शकों को जान के ये अलग सा लगेगा कि एक इजरायली सोल्जर्स के बदले उन्होंने 1268 लोगों को फ्री किया। उसमें एक था याया सिनवार, और ये याया सिनवार बहुत अच्छी तरीके से हिब्रू जानता था और वो एक इंस्ट्रूमेंटल था जिसने इनके मोसाद के बुक्स हैं, जो उनके रेगुलेटरी किताबें हैं, उसको उन्होंने अरेबिक में उसका अनुवाद किया और अपने यहाँ उन्होंने उसको ढाला। अगर हम देखेंगे कि 1 साल से ऊपर लड़ाई चल रही है और जैसे आपने जिक्र किया, इन टनल्स के अंदर क्या किस तरह की दुनिया बसती है, इजरायलीज़ को अभी तक पूरे अपने जो होस्टेजेस हैं उनका ठिकाना नहीं मिल पाया है। तो ये कहना कि ये होस्टेज, ये जो आपके टनल के जो नेटवर्क हैं बखूबी से पिछले 2-3-4 दशकों में बनाए गए हैं और वैसे भी फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया बहुत ही मुश्किल। और यहाँ छुपना बहुत आसान होता है, बड़ी बात आपने कही, छुपना आसान होता है, टारगेट करना आसान होता है, यहाँ से मिसाइलें तक दागी जा सकती हैं और ये पूरा एक शहर है टनल के अंदर। बड़ी आप जानकारी दे रहे हैं याया सिनवार के बारे में। एक और बड़ी खबर ये कि याया सिनवार के मारे जाने के बाद गाजा पर इजराइल का बड़ा अटैक हुआ है, यानी गाजा पर एक और हमला हुआ है। होस्टेजेस को लेकर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है इजराइल पर और अब एक और बार हमला हुआ है गाजा पर। इजरायली हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं, अब भी मलबे में दबे हैं काफी सारे लोग। और ये तस्वीरें इजराइल के ताजा हमले की हैं जो गाजा पर अटैक किया है। तो गाजा की लड़ाई अभी थमी नहीं है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई जारी है, लेकिन गाजा की लड़ाई थमी नहीं है। इजराइल अब भी अटैक कर रहा है और यहाँ पर हमास से जुड़े जो लड़ाके हैं उनको निशाना बना रहा है।
और इस बीच अमेरिका की भी एक और प्रतिक्रिया। अमेरिका का ईरान को बारूदी संदेश सामने आया है। यमन में फिर B-2 बॉम्बर से हमला किया है। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बम गिराए गए हैं। अमेरिका की ओर से हूती के हथियार डिपो को तबाह किया गया। तो B-2 बॉम्बर एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया है और जो हथियार डिपो रहे हूती के, यमन का विद्रोही गुट है हूती, इसके हथियार डिपो को निशाना बनाया है अमेरिका ने। और एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल ने गिराई पर्चियां। गाजा को खाली करने की पर्चियां गिराई गई हैं। पर्ची में लिखा हमास गाजा पर शासन नहीं करेगा, ये कहा गया है। देखिए ये पर्चियां गिराई गई हैं और गाजा को खाली करने की पर्चियां गिराई गई हैं। इजराइल ने गाजा में ये पर्चियां गिराई है कि जो लोग रह रहे हैं वो खाली कर दें। पर्ची में लिखा है हमास गाजा पर शासन नहीं करेगा। श्रीवास्तव सर, मैं जानना चाहूंगी, ये तो देखिए पर्चियां हैं, इजराइल की एक और टैक्टिस है, एक और तरीका है कि कैसे गाजा को खाली कराया जा सकता है, क्योंकि ये लड़ाई अभी थमी नहीं है। लेकिन B-2 बॉम्बर के बारे में आई एम श्योर जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाह रहे हैं कि कैसे इससे अटैक होता है, क्योंकि अमेरिका भी अब कूद गया जंग में, खास करके वो हूती विद्रोहियों को लगातार टारगेट कर रहा है। इससे पहले भी हमले की जो खबरें हैं वो सामने आई। निधि, अभी भी मैं नहीं मानूंगा कि अमेरिका जंग में कूदा है। B-2 बॉम्बर का यह स्टेल्थ बॉम्बर है, अपने साथ मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। लेकिन एक डिमॉन्स्ट्रेशन ज़रूर है ईरान के लिए, क्योंकि जिन आप एम्यूनिशन डिपोज की बात कर रहे हैं वो अंडरग्राउंड हैं। उन अंडरग्राउंड डिपोज में जो 3 उन्होंने नष्ट किए हैं उसमें कोई खास एम्यूनिशंस नहीं थे, लेकिन उसको क्यों किया गया, उसका एक स्ट्रेटजिक मैसेजिंग है कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो डीप डाउन इन द ग्राउंड है वो सेफ है, तो वो सेफ नहीं है। उसको एक ही बॉम्ब खत्म कर सकता है विच इज नोन एज मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, और जो B-2 ड्रॉप कर सकता है प्रिसाइज तरीके से। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी तरीके से इसमें कूदना चाहेंगे डायरेक्टली तो हम फिर आ सकते हैं। तो इसको आप एक मैसेज की तरह देखिए, वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से है। ये ट्रिप मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि यमन के हूतीज को करने के लिए इतने बड़े सॉर्टीज की जरूरत पड़ी। तो ये एक मैसेजिंग बहुत ज़रूरी थी। और जहाँ तक आपने बताया कि जो इनका नेतन्याहू का जो वो था, 2 उनके जो मकसद थे इस लड़ाई के, पहला ये कि हमास की ताकत को पूरी तरह डेसिमेट कर देना, ख़त्म कर देना, हरा देना, वो नहीं पूरा हुआ है। और दूसरा ये था कि जो उनके बंधक हैं, जो अभी करीब शायद 100 के आसपास बचे हैं, उनको छुड़ा के लाना। ये दोनों अभी मिले नहीं हैं। इसलिए साई वॉर, चाहे वो पर्चे के फॉर्म में हो या फर्दर अटैक्स, वो तब तक होते रहेंगे जब तक नेतन्याहू ये महसूस नहीं करते हैं कि जिसके लिए उन्होंने शुरू किया वो 2 चीजें उन्हें मिल सकी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मकसद अभी पूरा नहीं हुआ इजराइल का, इसीलिए इस तरह पर्चियां बांटी जा रही हैं, पर्चियां गिराई जा रही हैं ड्रोन के सहारे, ताकि जो हमास में इस तरह के लड़ाके हैं, हमास के लड़ाके हैं, वो खुद ही छोड़ दें, मोर्चा छोड़ दें या सरेंडर कर दें या बंधकों को छोड़ दें। एक और बड़ी खबर, जर्मनी में इजरायली दूतावास दहलाने की साजिश रची गई। आपको इजरायली दूतावास पर आतंकी हमले का बताते हैं कि प्लान था पूरा। बर्लिन से संदिग्ध लीबियाई नागरिक गिरफ्तार किया गया है और ISIS से जुड़ा बताया जा रहा है लीबियाई नागरिक, जिसके जरिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। जर्मन मीडिया का ये बहुत बड़ा दावा है कि बर्लिन से संदिग्ध लीबियाई गिरफ्तार जो हुआ है उसके जरिए बताया गया कि एक बड़े हमले की साजिश थी। और इजराइल के तेल अवीव में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद रिहायशी इलाके की इमारत के कॉम्प्लेक्सेस और हिजबुल्लाह की ओर से हमले का ये शक बताया जा रहा है। देखिए तेल अवीव की तस्वीरें, सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा धमाका हुआ है, ये पूरा इमारत परिसर में आग लगती हुई दिख रही। अब शक जताया जा रहा है कि ये अटैक तेल अवीव में हिजबुल्लाह की ओर से किया गया है। ब्रिजेश कुमार जी, जिस तरह से ये अटैक हो रहे हैं, देखिए तेल अवीव एक बड़ा शहर है, एक बड़ा ऐसा इलाका जहां से बहुत बिजनेस होता है इजराइल का। वहां पर अगर इस तरह की आगजनी की घटना होती है, आपको लगता है ये हिजबुल्लाह का ही काम है या फिर अंदरूनी पॉलिटिक्स भी इस वक्त इजराइल पे बहुत हो रही है जो कि इजराइल को दहला रही है? क्या आपका मानना है? देखिए, इजराइल के अंदर किस तरह की भी पॉलिटिक्स हो, जहाँ तक नेशन की बात है, दे आर वन एंड सॉलिड, उसमें कोई 2 राय नहीं है। उनकी जो विचारधारा है अपने देश के प्रति,
उनकी जो अपनी सोच है वो बहुत ही अव्वल कोटि की है। तो ये तो नहीं मानने को, मुझे नहीं ऐसा लगता है कि वो उनके लोग द्वारा किया जा रहा है। अनलेस कि कोई आप डिस्क्लोजर करना कोई डिसेप्शन प्लान करना चाहते हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ें करना चाहते हैं, वो अलग बात है। तो ये जो उसके ऊपर वर्षा हो रही है, बम की वर्षा हो रही है, या जो थोड़े बहुत ही फेंके जा रहे हैं, वो स्वाभाविक है, वो हिजबुल्लाह के द्वारा। हमस में तो वो ताकत रह नहीं गई है, क्योंकि उनको तो घेर लिया गया है। अमेरिकन बेड़ा जो है पूरी मेडिटेरेनियन में है, उनको पूरी तरह सेक्लूड कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया है। जो थोड़ी बहुत पकड़ बाकी है ईरान की रसद देने की, या वैसे भी वो सीरिया के थ्रू लेबनान में हिजबुल्लाह के द्वारा ही किया जा सकता है। तो ये जो हमको देखने को मिल रहा है, ये छुटपुट घटनाएं हैं। लड़ाई जो है वो अशस्त्र तो करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी जो सोल्जर्स हैं वो जाके जगह को कब्जा करते हैं। और ये सब जो देश हैं आबादी के हिसाब से बहुत ही छोटे हैं जी। इजरायली की बात करें तो करीब 97-98 हज़ार, 1 लाख के करीब लोग रहते हैं। हमस तो और भी छोटा है, हिजबुल्लाह की संख्या और भी कम है। और जहाँ आप 1 साल से लड़ाई कर रहे हैं, तो जो फाइटिंग कैपेबिलिटी के जो मैन पावर है, यंग लोग हैं 18 से लेके 40 तक, काफ़ी नष्ट हुए हैं। तो धीरे धीरे इनकी जो एक्चुअली जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज भी वो डिमिनिश होती जा रही है, वो डिमिनिश होगी। आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन बार पलटवार हो रहा है सर। एक बड़ी खबर ये है कि बेरूत के दाहिया में भीषण हमले हुए हैं। बेरूत के दाहिया में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर बारूदी प्रहार हुआ है। खुफिया यूनिट को यहां पर निशाना बनाया गया है। आईडीएफ ने हथियार गोदाम पर भी हमला किया है। तो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर यहां पर था जहां पर बारूदी प्रहार किया गया। देखिए, दाहिया ही वो इलाका है जो हमारी जब टीम पहुंची TV9 भारतवर्ष की, तो वहां पर तबाही ही तबाही देखने को मिली। यानी आईडीएफ ने जो वहां पर हथियार डिपो हैं उनको निशाना बनाया। एक बार फिर से इस हथियार गोदाम को निशाना बनाया गया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं ये दाहिया में ही है, और एक और बार भीषण हमले हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई है। जबालिया कैंप में इजरायल का मिसाइल अटैक हुआ है। इजरायली बमबारी में 33 लोगों की मौत हो गई। आईडीएफ का यह दावा है कि हमास के ठिकाने तबाह किए गए हैं। तो जबालिया कैंप आपको याद है जब हमास के साथ लड़ाई चल रही थी। श्रीवास्तव सर, इस कैंप के बारे में आप बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी ऐसे बंधक हैं जो छूटे नहीं हैं और अमेरिका भी दबाव बना रहा है। तो एक तरह से इजराइल चौतरफा लड़ाई लड़ रहा है। जो प्रेशराइज टैक्टिक्स वाली लड़ाई है वो अमेरिका के साथ भी है। वहीं 3 जो एच हैं, ट्रिपल एच, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, इनसे भी लड़ाई लड़ी जा रही है। जबालिया कैंप में एक बार फिर से हमला हुआ है। तो निधि, ऐसा है कि जब इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू किया था पिछले साल, तो उनको ये साफ पता था कि इस ग्राउंड ऑफेंसिव को शुरू करते ही, क्योंकि तीनों जो एलिमेंट्स हैं, 3H की आपने बात की है, वो दे आर सप्लाइड बाय ईरान। तो ईरान की सप्लाई लाइंस को उनको नष्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया था। और ये सप्लाईज जो हैं वो टनल नेटवर्क में, जो गाज़ा में कम से कम 400 किलोमीटर्स का टनल नेटवर्क है, उसके अंदर थी, उस छोटे से एरिया में। और बहुत तैयारी की गई थी 2 दशकों से। इधर हिजबुल्लाह का प्रेशर आने की उम्मीद थी। ये जाहिर था कि जब हमास कमज़ोर पड़ने लगेगा तो हिजबुल्लाह अपने एक्शंस को चालू करेगा। तो ये नहीं है कि प्लानिंग के हिसाब से जो मिलिट्री प्लानिंग हुई थी, तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बिगनिंग में ही पता था कि जब हम ये काम शुरू करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। लेकिन जो आप बात कर रही हैं, जो सब समीकरण को देखिए, तो अल्टीमेटली जो बात उभरेगी, बात में एयर डोमिनेंस बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि इराक में भी हुआ था, अमेरिकन ने एयर डोमिनेंस किया, उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस गई, उन्होंने उसको टेक ओवर किया। तो पहले एयर से उस टारगेट्स को बिल्कुल एक तरीके से डेसिमेट कर देना, उनको इनइफेक्टिव कर देना, देन ग्राउंड फोर्सेस बढ़ेंगी। ठीक है। सदर्न लेबनान में एक प्रॉब्लम है टेरेन की। टेरेन की प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पर ग्राउंड फोर्सेस को ओपन में भेजना, बिकॉज यू आर इंट्रेंच्ड, द अदर साइड इज वेल इंट्रेंच्ड, एंड उसमें अटैक जो होगा उसमें बहुत नुकसान हो सकता है, और लोगों का नुकसान सर सबसे ज्यादा होगा। और हिजबुल्लाह की लड़ाई में जो हथियार हैं उनका नुकसान बेशक हो रहा है, लेकिन हमास के साथ जो लड़ाई हुई उसमें लोगों का बहुत नुकसान है। और अभी भी इजराइल के लोग बंधक हैं, हमास के कब्जे में हैं, जो नहीं छूटे हैं, उनकी भी प्राथमिकता है इजराइल के पास। हम आपको बता दें कि इजराइल ने बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुए हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है।
बेरूत में इजरायली सेना ने जबरदस्त बमबारी की है। दरअसल 20 दिनों के अंदर ईरान ने इजरायल पर 2 बड़े अटैक किए हैं। 1 अक्टूबर को इजरायल ने 200 मिसाइलें दागी और 19 अक्टूबर को उसके इशारे पर प्रॉक्सी ने 3 ड्रोन हमले कर दिए। हिजबुल्लाह का एक ड्रोन इजरायली प्रधानमंत्री के घर पर गिरा और तेल अवीव से वॉशिंगटन तक हॉटलाइन की घंटियां बजने लग गईं। अति सुरक्षित इलाके में बेंजामिन के इस बंगले तक हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंचा और इसके बाद हिजबुल्लाह ने दावा कर दिया कि इजरायली प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी इस हमले में घायल हुए हैं। हालांकि इजरायल के दावे अलग हैं। देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने इस हमले को अंजाम दिया है और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देने वाली तकनीक हिजबुल्लाह को कैसे मिल गई, देखिए इस रिपोर्ट में। तेल अवीव के सबसे सुरक्षित इलाके केसारिया में उड़ते हिजबुल्लाह के ड्रोन। जमीन पर ड्रोन को देखकर शोर मचाते हुए इजरायल के वीवीआईपी नागरिक। यह हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है क्योंकि तेल अवीव के केसारिया के ऊपर उड़ता हुआ यह ड्रोन इजरायली प्रधानमंत्री के निजी बंगले पर जाकर गिरा है। यह इजरायल के गर्व और गौरव पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला है। जिस इजरायली डिफेंस तकनीक का लोहा दुनिया मानती है वो भी इस ड्रोन को नहीं रोक पाई। देखिए कैसे इजरायली हेलीकॉप्टर के करीब से हिजबुल्लाह का ड्रोन गुजर गया। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले को इंटरसेप्ट करने के लिए इजरायली हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। हिजबुल्लाह का ड्रोन हेलीकॉप्टर के करीब से गुजरा और उससे आगे निकल गया। हेलीकॉप्टर का पायलट ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर सका। हेलीकॉप्टर के करीब से गुजरने के बाद तेल अवीव में एयर रेड अलर्ट सायरन एक्टिवेट हुए। सायरन बजने के बाद भी हिजबुल्लाह का ड्रोन सीधे नेतन्याहू के बंगले से जा टकराया। अब देखिए इस ड्रोन ने कितने बड़े इजरायली सिस्टम को चकमा दिया। हिजबुल्लाह ने 3 ड्रोन हमले किए, 2 ड्रोन इंटरसेप्ट कर दिए गए। एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम की 3 लेयर को क्रॉस कर गया। इसके बाद इजरायली हेलीकॉप्टर को भी चकमा दे गया और केसारिया के सबसे सुरक्षित पीएम के निजी बंगले पर जाकर गिरा। यह हिजबुल्लाह का टारगेटेड हमला था और उसने साबित कर दिया कि वो जहां चाहे वहां हमला करने की ताकत रखता है। ड्रोन हमले के बाद हिजबुल्लाह का दावा है कि इस विस्फोट में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू घायल हुए हैं। इजरायली पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी हमले के वक्त घर में नहीं थे। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली पीएम का स्टाफ भी घायल हुआ है। इजरायली पीएमओ ने कहा है कि ड्रोन बंगले पर गिरा है और इससे नुकसान हुआ है। केसारिया में प्रधानमंत्री के निजी बंगले पर ड्रोन गिरने के बाद सड़कें बंद कर दी गईं। मीडिया को बंगले के करीब जाने से रोक दिया गया। इससे इलाके में ट्रैफिक जाम लग गया। जिस इलाके में हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया है वो कोई आम इलाका नहीं है। वहां इजरायल के वीवीआईपी और अरबपति रहते हैं।
हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के उस घर पर हमला किया है जहां वो हर हफ्ते आते हैं। नेतन्याहू शुक्रवार की शाम से रविवार की रात तक निजी घर में रहते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक तेल अवीव के सरकारी आवास में रहते हैं। हिजबुल्लाह ने इसी इनपुट के आधार पर इस घर को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने यह साबित कर दिया कि वो इजरायली सिक्योरिटी को भेदने की ताकत रखता है। लेबनान के बॉर्डर से कैसारिया की दूरी 70 किलोमीटर है। लेबनान बॉर्डर वाले क्षेत्र में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके के पीछे से हिजबुल्लाह ने ड्रोन लॉन्च किया। इस ड्रोन की रेंज 300 किलोमीटर तक हो सकती है। रिपोर्ट यह है कि नए ड्रोन हिजबुल्लाह को रूस से मिले हैं। ये रूस के गेरानियम 2 ड्रोन का अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है। हिजबुल्लाह नेतन्याहू के बंगले तक पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन ओपन इंटेलिजेंस सोर्स की रिपोर्ट है कि नेतन्याहू का सार्वजनिक रूटीन बदल दिया गया है। शायद इसीलिए वो इस हमले में बाल बाल बचे हैं। नेतन्याहू हिजबुल्लाह सहित हमास और ईरान का टारगेट हैं और इसीलिए उनका रूटीन, उनका सुरक्षा स्टाफ तक बदल दिया गया है। नेतन्याहू तेल अवीव के एक प्रोटेक्टेड घर में रह रहे हैं और ये उनके दोस्त साइमन फालिक का है। 14 अप्रैल को जब ईरान के मिसाइल हमले हुए तब नेतन्याहू यरूशलेम में साइमन के प्रोटेक्टेड घर में थे। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि ये मिसाइल हमले को सह सकता है। इस घर में दूसरी मंजिल पर एक प्रोटेक्टेड रूम है। घर के बेसमेंट में एक प्रोटेक्टेड थिएटर है। घर के नीचे न्यूक्लियर बंकर होने की रिपोर्ट भी है। हालांकि साइमन ने न्यूक्लियर बंकर होने से इनकार किया है। चौदह अप्रैल को ईरान का टारगेट नेतन्याहू का बंगला था, लेकिन मिसाइलें इंटरसेप्ट कर दी गई। अब इजरायल ने दावा किया है कि ड्रोन हमले के पीछे भी ईरान है। इजरायल का दावा है कि ड्रोन हमले की साजिश ईरान ने रची है। ईरान नेतन्याहू की हत्या करना चाहता है। क्योंकि ईरान भी जानता है कि नेतन्याहू का अगला टारगेट वही है। इसीलिए नेतन्याहू के बंगले पर ड्रोन हमला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए। प्रिय श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से हमला हुआ, क्या यह खुफिया इनपुट्स का फेलियर नहीं है कि नेतन्याहू के घर तक हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंच जाता है? कि क्यों आखिर ऐसा हुआ? और ईरान का अभी सिर्फ एकमात्र टारगेट नेतन्याहू ही है, उनका खात्मा है, आपको लगता है? दीदी देखिए, जो ड्रोन जितने भी एक उसका पैकेज आया था, 3 ड्रोन का पैकेज बताया जा रहा है, उसमें से एक स्लिप इन कर गया। तो आपको ये भी जानना दर्शकों को ज़रूरी है कि एयर डिफेंस नेटवर्क कितना भी पोटेंट हो, कितना भी सक्षम हो, कितना भी स्ट्रांग हो, देयर इज़ ऑलवेज अ प्रॉबिलिटी ऑफ सम लो फ्लाइंग टारगेट टू गेट स्लिप थ्रू। ये होता है। आपने देखा था कि जो हमारा 9/11 का हमला हुआ था, उसमें पेंटागन के ऊपर भी कुछ चीज़ें गिर गई थी। एक हवाई हमला हुआ था, एक पोर्शन डैमेज हो गया था। तो ये वॉर और प्रतिवार में इसका होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक एक बात और समझ में आती है, जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप देखें, क्या ऐसा तो नहीं है कि नेतन्याहू के ये हमले सफल तो हुआ नहीं? क्या कोई मैसेजिंग दी जा रही है? क्या कोई समीकरण बन रहा है? क्या अमेरिका को एक तरीके से ये लेवरेज दिया जा रहा है कि आप इजराइल को सपोर्ट करते रहें डिस्पाइट कोलैटरल जिसे हम कहते हैं डैमेज टू द सिविलियन पॉपुलेशन? ये चीज़ें भी जो युद्ध होता है उसमें ये देखना पड़ता है कि आप एक मौका ढूंढते हैं, अपने आप को एक मौका देते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अटैक करते हैं। तो ईरान ने अभी तक इसको कबूला नहीं है कि उन्होंने इसको रचा है, और हिजबुल्लाह ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तो ये क्या हमला है? हिजबुल्लाह को जिम्मेदारी लेने में क्यों संकोच हो रहा है? किस बात का संकोच है? बड़ी बात ये भी एक तरह के प्रश्न चिन्ह हैं। कई सवाल अब भी हैं, लेकिन हमला
करने की फिराक इस वक्त है ईरान की भी और फितरत है हिजबुल्लाह की भी। तो अब देखना होगा कि आगे इस कैसे रणनीति बनाई जाती है इजराइल की तरफ से जवाब देने के लिए ईरान को भी और हिजबुल्लाह को भी। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों खास मेहमानों का, ब्रजेश जी आपका भी और श्रीवास्तव जी आपका भी, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। अब आपको बताते हैं इजराइल के लिए अब सब्र रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमला सीधे प्रधानमंत्री नेतन्याहू को टारगेट करके किया गया है। ईरान और इजराइल में युद्ध की तैयारी के बीच नेतन्याहू पर हमला एक ऐसी चिंगारी की तरह है जिससे युद्ध का भड़कना तय माना जा रहा है। बाइडेन ने भी पुष्टि कर दी है कि ईरान पर हमले की तारीख और वक्त तय है। सिनवार और नसरल्ला को मारने के बाद इजराइल को यह एहसास हो चुका है कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन उसके चीफ को खत्म करने से भी जीवित रहेंगे। इसलिए अब सीधा प्रहार ईरान पर होगा ताकि इजराइल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। नसरल्ला मारा गया, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके। हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए, लेकिन इजराइल में लेबनान से रॉकेट प्रहार नहीं थमा। अब सिनवार को खत्म कर दिया, लेकिन हमला सीधे नेतन्याहू के घर पर हुआ। इजराइल के लिए यह बहुत बड़ा सबक है। सबक ये कि प्रॉक्सी संगठनों के चीफ सिर्फ मोहरे हैं। सबक ये कि चीफ को मारने से प्रॉक्सी संगठनों पर कोई खास असर नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा सबक ये कि प्रॉक्सी संगठनों का रिमोट सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है। साफ है कि इजराइल का मिशन तभी पूरा हो सकता है, इजराइल तभी सुरक्षित हो सकता है जब प्रॉक्सी संगठनों के सबसे बड़े आका को खत्म किया जाए, और वो ईरान है। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस और हूती जैसे संगठन हैं। इन संगठनों में कई सीनियर नेता हैं, लेकिन ये सब ईरानी जनरल्स की बात मानते हैं, उन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। इसलिए इजराइल के लिए अब ईरान से युद्ध करना जरूरी हो चुका है। अब तक के मिशन से साफ हो चुका है कि हानिया के खत्म होने से हमास खत्म नहीं हुआ, सिनवार के मारे जाने से भी हमास खत्म नहीं होगा, नसरल्ला के मारे जाने से हिजबुल्लाह शांत नहीं होगा, और ऐसा हूती के साथ भी होगा। यमन में अमेरिका और ब्रिटेन कई बार हवाई हमले कर चुके हैं। इजराइल सीरिया तक में बम बरसा रहा है, लेकिन इजराइल पर हमले की रफ्तार नहीं रुकी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ऐसा होने नहीं देगा। ईरान किसी संगठन को फंड की कमी नहीं होने देगा। ईरान हिजबुल्लाह को लड़ाकों की कमी नहीं होने देगा। हमास 1 साल बाद भी खत्म नहीं किया जा सका है। गाजा इस बात का गवाह है कि इजराइल चाहे बम बरसाए या ग्राउंड ऑपरेशन करे, प्रॉक्सी संगठन सरेंडर नहीं करेंगे। नेतन्याहू समझ चुके हैं कि लेबनान और सीरिया में भी इसी तरह बम बारूद और वक्त की बर्बादी होती रहेगी। यही वजह है कि अब इजराइल का पहला टारगेट ईरान है। ईरान से युद्ध इजराइल की मजबूरी है। अमेरिका भी ईरान से युद्ध के पक्ष में है। जंग से एटमी मिशन को रोका जा सकेगा।